नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। जैसा कि आपको पता है कि वॉइस ऑफ एमपी की टीम लगातार बजट 2022 से पहले लगातार आम जनता, व्यापारी, उद्योगपतियों से लगातार चर्चा कर रही थी किस तरीके का बजट 2022 का होना चाहिए, किस तरह का बजट मोदी सरकार को पेश करना चाहिए। ऐसे में जिस तरीके से बजट जो आया है उसे लेकर किस तरीके से गेट के संरक्षक दर्शन जी गांधी किस तरीके इस बजट को सोचते हैं, क्या उनकी राय है इस बजट पर, कितनी राहत जो है इस बजट में आम जनता को मिली, उद्योग को मिली है, व्यापारियों को मिली है। दर्शन जी, अगर बात की जाए किस तरह का बजट आप इसे सोचते हैं? नवीन जी, मैं सोचता हूँ कि ये बजट अपने आप में एक अनूठा और अलग तरीके से पेश किया गया है। अभी तक इनवेरिएबली हम लोग देखते आए जितनी भी सरकारें होती हैं किसी भी पार्टी की हो तो, और जब विशेष करके जब 5 राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हों तो उसको मद्देनजर रखकर ही ये बजट को फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है कि हम लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, उनको सुविधाएं दे सकें जिससे कि हमारा वोट बैंक बढ़ सके। पर ये पहली बार मैंने देखा है इस गवर्नमेंट के साथ कि इन्होंने इस तरीके का लोक लुभावन बजट आम जनता के लिए जिससे ये वोट ज़्यादा ले सकें, इस तरीके का कुछ नहीं किया। उनका मुख्य उद्देश्य ही केवल डेवलपमेंट का था। ये एक रोड मैप है पूरे देश के लिए कि आने वाले वर्ष के अंदर हम कहाँ पहुँचेंगे। और इसकी विशेषता एक ये रही कि सीतारमण जी की ये जो अमृत काल चल रहा है, ये 75वां वर्ष चल रहा है और इसको 100 वर्ष तक ले जाने का जो रोड मैप है, इसके अंदर कई ऐसी योजनाएं, कई इस तरीके के मार्जिन इन लोगों ने रखे हैं कि वो हमें आने वाले 25 वर्षों तक उस बजट के साथ उसके साथ चलते रहेंगे। तो मैं एक बड़ी प्रशंसा करना चाहता हूँ कि ये केवल वोट की खातिर इस बजट को प्रस्तुत नहीं किया गया। दर्शन जी, अगर बात की जाए तो लगातार टैक्स स्लैब में जो है राहत की बात की जा रही थी, लेकिन इसमें जो है एक बड़ी राहत इसमें कहीं मिलती हुई नज़र नहीं आई। ये आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि इवन मैं और बाकी सब लोग भी, पूरा देश ही लगभग ये सोच रहा था कि पिछले 3-4 वर्षों से टैक्स स्लैब के अंदर कोई राहत नहीं दी गई। तो इस बार बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी कि हमारा जो है अभी तक 2.5 लाख रुपए तक है तो उसको 5 लाख कर दिया जाएगा, या हमारे इंश्योरेंस 80C के अंदर जो है उसमें राहत दी जाएगी, या हमारे को हेल्थ इंश्योरेंस लेना उसमें राहत दी जाएगी, सीनियर सिटीजन को राहत दी जाएगी। और मैं ये हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था। ये उसके अंदर राहत नहीं दी है, वो उनका मेन मकसद चुनाव नहीं था। ये चुनावी वादों के लिए किया जाता है। उनका तो फोकस ही इसके ऊपर था कि हम हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना है। आप देखेंगे, अगर आंकड़े इसके देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि कितना कुछ इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए किया है। अगर आप उसको एनालिसिस करेंगे तब आप ये भूल जाएंगे कि आम आदमी के लिए उन्होंने इसके अंदर कोई प्रोविज़न नहीं किया है। दर्शन जी, अगर बात की जाए तो कोविड काल में आम जनता को भारी परेशानी हुई स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, उसमें कोई जो है बदलाव किया गया? हाँ, इस बार हेल्थ सेक्टर के अंदर बढ़ाया गया है। पहले 1.4% ऑफ जीडीपी था, इस बार की से 1.6% जीडीपी का उसके अंदर रखा गया है और काफ़ी कुछ इसके अंदर प्रोविज़न किए गए हैं। और एक टेलीमेडिसिन की एक अलग नई सेवाएं शुरू करी गई हैं और इसी तरह से टेली कंसल्टेशन के लिए भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पोर्टल बनेगा उसके माध्यम से इसके अंदर बहुत बड़ा काम किया जाने वाला है। दर्शन जी, अगर बात की जाए तो शिक्षा को लेकर, रोजगार को लेकर क्या और हेल्थ को लेकर किस तरीके के जो है इस बजट में बातें बड़ी निकल के सामने आई? देखिए, हेल्थ के अंदर भी नल जल योजना जो कि पहले से गवर्नमेंट की चल रही थी, इस बार इसमें बहुत बड़ा प्रोविज़न और रखा गया है। 3.8 करोड़ लोगों के घर तक नल जल योजना पहुंचाने का उनका लक्ष्य है। और आपने सुना होगा बजट के अंदर गंगा किनारे का जो 5 माइल का जो एरिया है उसमें खेती की जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसके अंदर से मदद भी दी जाएगी। और इसके साथ साथ ही नदियों को जोड़ने का जो हमारा पुराना चाहत थी पूरे देश के अंदर, तो इस बार बेतवा और इसको नदी जो है को जोड़ा जाएगा, परियोजनाओं को दो नदियों को जोड़ा जाएगा। उसके अंदर 9.1 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन सिंचित के इसके अंदर लक्ष्य रखा गया और उसके अंदर 130 मेगावाट का सोलर प्लांट भी इसके अंदर लगने वाला है। और करीब 68 लाख आबादी को उसके अंदर से पेयजल का वितरण भी होगा। तो ये एक भी बहुत बड़ा काम एग्रीकल्चर के सेक्टर को और हेल्थ के सेक्टर को मद्देनज़र रखकर किया गया है। रोजगार को लेकर बात की जाए तो रोजगार को लेकर किस तरीके से इस बजट में जो है युवाओं को राहत मिलती दिख रही है आपको? देखिए, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर है
ख़ास करके एक सोलर एनर्जी के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोविज़न किए हैं। उसके अंदर जो भी उसके अंदर लगाएगा उसके अंदर उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे और वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कार्बन उत्सर्जन जो होता है उसको भी बंद किया जाएगा और हमारे को एक बहुत सस्ते दाम के ऊपर बिजली सोलर मिलेगी, तो उसके माध्यम से भी बहुत सारे रोज़गार उपलब्ध किए जाने हैं और 60 लाख नौकरियां देने का जो लक्ष्य है गवर्नमेंट का, वो भी इनसे और दूसरी चीज़ों के माध्यम से बहुत कुछ उसके अंदर पूरा किया जाएगा। और आपको बताऊं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी गवर्नमेंट ने 22-23 के अंदर 25,000 किलोमीटर सड़क पहले भी बनी रही है लगातार, और इस बार और उसको लक्ष्य को आगे बढ़ा के और किया गया है। इसी के साथ साथ जेटीज़ को और जो अलग अलग पोर्ट हैं उनको भी लिंक किया जाएगा और उनके अंदर डेवलपमेंट किया जाएगा। इसी तरह से ट्रेन्स के अंदर भी उन्होंने 400 वंदे मातरम ट्रेन का शुरुआत 22-23 के अंदर करने के लिए कहा है कि जो बिल्कुल ही उत्कृष्ट लेवल की जो है वो ट्रेन जो होना चाहिए उसके हिसाब से उसके अंदर इसका भी मार्जिन किया गया। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारा काम इसके अंदर हो रहा है। और अगर एजुकेशन की नवीन जी हम बात करते हैं तो ई यूनिवर्सिटी डिजिटल फॉर्म के अंदर वो चीज़ आने वाली है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से अंदर हम देख रहे हैं कि कोविड काल के अंदर किस तरह से परेशानियां लोगों को गई हैं और एजुकेशन का सिस्टम बदला है। और शायद आपने ये भी चीज़ देखी होगी कि जब ये चीज़ें बदली तो चाहे वो टैबलेट के माध्यम से हो या आईपैड के माध्यम से हो या लैपटॉप के माध्यम से हो या मोबाइल के माध्यम से हो, ये सब एजुकेशन का अब ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट हो गया। और इसके लिए इस वर्ष गवर्नमेंट ने इन दोनों के अंदर एक्साइज ड्यूटी और सब चीज़ें घटा के इनको बहुत सस्ती दरों पे करा है। इनका टैक्स रेट जो है स्लैब बहुत कम किया गया है, यही कारण था, इसकी वजह से ही इसके अंदर किया गया। तो स्टूडेंट्स को और एक जो उनको एजुकेशन देने के लिए हर स्कूल के अंदर हर स्कूल के साथ एक चैनल और इस तरह से 200 चैनल नए इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं एजुकेशन के पर्पज़ के लिए। और इसका कंटेंट जो है वो भी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट इसको डेवलप करके और उनको देने वाली है, जिससे कि वो पढ़ाई भी बेहतर अच्छी तरीके से की जा सके। और पोस्ट ऑफिस आज हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर है, तो उन पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग के अंदर कन्वर्ट किया जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें चलेंगी कैसे, तो एक 5G स्पेक्ट्रम को इस वर्ष नीलाम किया जाएगा और वो 5G के ऊपर काम करेगा, तो एक एक ग्रामीण क्षेत्र सुदूर जगह का भी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो चाहे फिर वो पोस्ट ऑफिस का काम हो या लर्निंग का काम हो, ये सारी चीज़ें जुड़ जाएगी, तो हमारा डिजिटलाइजेशन एक बहुत बड़े लेवल पर पहुंचने वाला है। गांव डिजिटल पहुंच जाएगा। देखिए मैं नवीन जी आपको बताऊं, आपका कोविड का सर्टिफिकेट आज हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर आप मोबाइल नंबर डालते हैं, OTP आता है, उसके बाद आप वो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, उसका प्रिंट ले सकते हैं। आज अमेरिका के अंदर जो हमसे इतना ज़्यादा आगे है, आज भी वहाँ पर फिज़िकल फॉर्म के अंदर बनाया जाता सर्टिफिकेट। आज हमारा देश डिजिटलाइजेशन के अंदर इतना ज़्यादा आगे निकल चुका है, तो हमें इस गवर्नमेंट को श्रेय देना चाहिए कि डिजिटलाइजेशन के अंदर हम लोगों ने इतना कुछ अचीव किया और एक अच्छे मुकाम पर हम लोग पहुंच गए। और आने वाले समय के अंदर और भी ज़्यादा आगे बढ़ने की इस बजट की वजह से संभावना तो मुझे बहुत दिख रही है। दर्शन जी, अगर बात की जाए तो मध्यम और गरीब परिवार के लिए कुछ इस बजट में राहत आपको दिख रही है कि क्या चीज़ें महंगी सस्ती कुछ ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए गैस और इनको फर्टिलाइज़र्स के अंदर और 350 ऐसे आइटम है एग्रीकल्चर के अंदर जिनके अंदर टैक्स का स्लैब बिल्कुल नीचे किया गया, तो ये आम लोगों के तक पहुंचने वाली बात है। और एक चीज़ आपने और देखी है कि सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट को 50 साल तक जो लोन देंगे उसके अंदर कोई ब्याज लेने वाले नहीं हैं, तो कितनी बड़ी बात है। जबकि पिछले दिनों में जो दूसरी गवर्नमेंट्स थी, चाहे वो TMC की बात करें बंगाल की या पंजाब की बात करें या और सरकारें जैसे NCP की सरकार, शिवसेना की गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में, वे लोग हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये आरोप लगाते रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ अलग तरीके से काम करता है जिसपे हमारे संघीय ढांचे के ऊपर प्रहार होता है। अगर ये दिमाग में इस तरह से गवर्नमेंट के अंदर रहता तो वो ये 50 साल तक सभी स्टेट गवर्नमेंट को बगैर लोन ब्याज के मुक्त रख के होता, तो इस तरह का सोच प्रकट होता। ऐसा नहीं है, तो इस वजह से उनके लिए समान है, सभी जगह पे है। और वो पूरे चाहे किसी की भी सरकार किसी भी जगह पे हो, संघीय ढांचा अपना बरकरार रखते हुए और इसको बजट को एक ऐसा रोड में बनाया गया जिससे मैं सोचता हूँ कि
22-23 हमारा इसकी जीडीपी की ग्रोथ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, जो कि आईएमएफ ने भी और दूसरी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने जो भी इसके लिए प्रेडिक्ट किया है, मैं सोचता हूँ वो सारे टारगेट हम लोग अचीव करने वाले हैं। एक सरलीकरण की बात बार बार निकल के आ रही थी कि टैक्स और जो ये कानूनी जो कागजी कार्रवाई होती है उसे लेकर सरलीकरण किया जाए, क्या इसमें कुछ बदलाव हुआ कि? निश्चित रूप से आज देश के व्यापारी जितने भी हैं, करीब 8 करोड़ व्यापारी जो कि कैट से जुड़े हुए हैं, उनकी चाहत है कि जीएसटी का सरलीकरण किया जाए। आज हमारे सीतारमण जी ने आज सुबह भी अपने बजट के भाषण में कहा है कि 1,40,000 करोड़ रुपए का जीएसटी का जो रेवेन्यू, रिकॉर्ड रेवेन्यू जनवरी 2022 के अंदर मिला है, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं हो सकता। तो उसका मतलब रेवेन्यू तो पूरा मिल रहा है, परंतु ये क्लिष्टताएँ हैं। तो हमारा व्यापारी वर्ग चाहता है कि इस क्लिष्टताओं को ख़त्म किया जाए, सरलीकरण किया जाए। मुझे लगता है कि सरलीकरण करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो 1,40,000 करोड़ है, इससे भी कहीं ज़्यादा और बढ़ने की उम्मीद मैं ऐसा सोचता हूँ। दर्शन जी, अगर बात की जाए तो जो हमारे पास जानकारी निकल के आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि गाड़ियाँ जो है महंगी हुई है। भले उन्होंने 4 व्हीलर 2 व्हीलर को लेकर जो कोई बड़ी राहत नहीं हुई, लेकिन महंगाई जो है वो उस पर काबू नहीं कर पाए। देखिए नवीन जी, इसको देखने का एक अलग ढंग होता है। आज बाज़ार के अंदर इतनी सारी गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, ट्रकें दौड़ रही हैं, कमर्शियल व्हीकल दौड़ रहे हैं और पर्सनल गाड़ियाँ भी दौड़ रही हैं, और हर गाड़ी 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए की गाड़ियाँ, और गाँवों के क्षेत्रों में भी, और वो लोग ऑन करते हैं, इसको अपने पास रखते हैं। तो क्या सबसे पहले तो ये इंगित नहीं करता है कि समृद्धि बढ़ी है, उनके पास बाइंग कैपेसिटी बढ़ी है, उनके पास परचेज कैपेसिटी बढ़ी है और खर्चा करने की कैपेसिटी भी बढ़ी है, और उनकी मानसिकता भी उस टाइप से हुई है। तो सबसे पहले तो ये इंगित करता है कि हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है। इस चीज़ से इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब चीज़ों में बढ़ रही हैं चीज़ें, अब वो समय के साथ साथ हर देश के अंदर पूरे वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन है महंगाई का, वो सब जगह होता है। हिंदुस्तान में भी अगर हो रहा है तो उतना हमें उसको साथ में लेके चलना होगा। होम फॉर वर्क को लेकर राहत की मांग की जा रही थी कि उसमें कुछ राहत दी जाए, तो उसमें कुछ राहत निकल के बड़ी सामने नहीं आई है। देखिए, कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर भी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ राहत दी है, और मुझे लगता है कि इन टर्न वो कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ राहत आगे देंगे। आप अगर व्यक्तिगत नज़रिए से किस तरह का इस बजट को सोचते हैं आप? मैं मानता हूँ कि बजट विकास की दृष्टि से बहुत अच्छा बजट है, और इस देश की एक दिशा को निर्धारित करने वाला, अमृतकाल से लेके और हमारे शताब्दी वर्ष तक जाने वाला बजट है। मैं ये मानता हूँ कि लोअर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास और मुझ जैसे आदमी को भी ऐसी अपेक्षाएं थी कि हमको कर के अंदर राहत मिलेगी, और हमारे इनकम टैक्स का स्लैब विशेष रूप से, जो कि हम सारे कंसर्न रहते पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता को, सबसे पहले जब बजट की बात आती है तो उनके दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि हमें क्या राहत मिल रही है। हो सकता है वो फौरी राहत अभी ना हो, आने वाले समय के अंदर उस चीज़ को भी इनकॉर्पोरेट किया जाएगा और वो मिलेगी। पर ओवरऑल बजट हमारे देश के विकास के लिए, जब विकास होगा तो हमारी आय भी बढ़ेगी और हमारे सब चीज़ें, संसाधन भी बढ़ेंगे। अगर बात की जाए तो हमने जो बजट को लेकर शहर के एडवोकेट है महेश पाटीदार जी, उनसे बात की तो उन्होंने शिक्षा को लेकर एक बड़ी बात कही थी कि शिक्षा पे जो 18% टैक्स लगता है, और वाइन पे अगर बात की जाए तो 12% 15% टैक्स लगता है। क्या मानते हैं आप कि कितनी बड़ी बात है कि जहाँ शिक्षा के ऊपर जो इतना बड़ा टैक्स लगता है, जो जिसके ऊपर टैक्स बड़ा नहीं होना चाहिए वो सस्ता है? ये आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। कुछ कंट्रोवर्सीज जीएसटी के अंदर हैं और उनको दूर किया जाना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी आपको निवेदन किया था कि एक हेल्थ सेक्टर है, जैसे आप अपना इंश्योरेंस लेते हैं उसके अंदर भी 18% टैक्स लगता है, जबकि गवर्नमेंट इनकरेज कर रही है कि सीनियर सिटीजन्स हों या दूसरे हों वो अपना हेल्थ प्लान लें, जिससे कि उनको समय असमय उसको मेडिकल के अंदर राहत मिल सके। पर जब 18% टैक्स है वो बहुत बड़ा महंगा हो जाता है, तो इसके अंदर भी राहत की ज़रूरत है। इसी तरह से वो लीकर के अंदर भी आप जो बात कर रहे हो और एजुकेशन की बात कर रहे हो, यही सरलीकरण की मांग हम पूरे केट के माध्यम से, सारे व्यापारियों के माध्यम से और पूरे देश के व्यापारियों के माध्यम से ऊपर ये उठाना कहना चाहते हैं। हो सकता है कि उनके नॉलेज में ना हो गवर्नमेंट के अंदर, या नॉलेज में है तो कोई उनको उसकी सीरियसनेस नहीं पता है, तो कम से कम ये चीज़ अगर उठेगी और उन तक पहुँचेगी तो मैं सोचता हूँ कि इसका निष्कर्ष भी निकलेगा और कुछ अच्छा पॉजिटिव इसमें से निकल के आएगा। तो ये थे दर्शन जी गांधी, जिन्होंने बजट को लेकर बड़ी बात कही है कि जो बजट जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और मोदी सरकार ने जो पेश किया है, ये भले 5 राज्यों में चुनाव हुआ, लेकिन इस बजट को लुभावनी बजट नहीं देखा जा सकता। देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और एक व्यापारी और देश के साथ साथ आम जनता को मजबूत करने का बजट है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह का अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।